तो नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा कि 15 क्वेश्चन आज हम करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और ये उम्मीद है कि ये आगे भी पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो आपको अच्छे से ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना है, याद करके जाना है और समझ के जाना है। तो ये बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से लेक्चर को। देखिए, ये हमारा क्या है बेटा, टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, इनके आपको कोई नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। हम वहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, देखो एक मीम के साथ स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो सिंपल सा है कि जब गर्ल्स जाती हैं पेपर देने तो सारे सामान लेकर जाएंगी, वाटर बोतल लेकर जाएंगी, पेन लेकर जाएंगी, ज्योमेट्री बॉक्स, पूरा हर एक चीज़ ले जाएंगी। लेकिन जो लड़के होते हैं भाई, वो सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक पेन ले जाते हैं, वो भी उसकी कैप खो जाती है ना। तो वही बताया जा रहा है, ठीक। अब देखें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक। फालतू की इधर उधर की बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, ठीक, क्योंकि पेपर एग्जाम टाइम है बेटा, तो टाइम को बचाओ, है ना। क्या लिखा है, वर्कर्स टू हैड their own understanding of Mahatma Gandhi's thought and the notion of the Swaraj, explain the statement with the example of Assam। तो वो सिंपल सा है कि जो वर्कर्स थे वो गांधी जी की जो बातें थी या जो उनके डेफिनेशन थे, उनके कुछ भी थे, जो थॉट्स थे, उसको अपने हिसाब से एक अलग ही समझ रहे थे। वो उनको अपने हिसाब से अलग ही समझ रहे थे। तो आपको बताना है कि एग्जाम्पल, असम का एग्जाम्पल देके आपको बताना है कि उन्होंने कैसे क्या समझा, ठीक है। तो आपने देखा कि द स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट क्या बेटा, तो पहले तो आपको देखो सिंपल सा, जब आप आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे, स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इन असम में आपने देखा प्लांटेशन वर्कर्स व्यूड द स्वराज एज अ फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ देयर कन्फर्म्ड एरिया और द कनेक्टेड देयर होम्स एंड विलेजेस, ठीक है। देखो क्या होता था, स्वराज इन प्लांटेशन आपके एनसीईआरटी में टॉपिक होगा बेटा। तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि जो वर्कर्स थे उनको बिना परमिशन के इधर से उधर नहीं जा सकते, मतलब कि उस स्वराज प्लांटेशन का जो टी प्लांटेशन का जो एरिया था वहाँ से वो इन एंड आउट नहीं कर सकते थे बिना परमिशन के। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उनको ऐसा लगा भाई गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी भाई स्ट्रगल कर रहे हैं, गांधी जी मूवमेंट कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगा कि अब हमें परमिशन मिल चुकी है, मतलब हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं है, हम फ्रीली इन एंड आउट मूव कर सकते हैं, अपने घर से अपने विलेजेस से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये उन्होंने समझा। उसका देखा क्या लिखा, द प्लांटेशन वर्कर्स हैज द डिस्टिंक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वराज एंड महात्मा गांधीज फिलोसफीज। जैसे क्या हुआ, फॉर देम उन्होंने क्या समझा, फ्रीडम मीन दैट द एबिलिटी टू इंटर एंड एग्जिट द स्मॉल एरिया वेयर दे वर हाउस्ड विच वाज रिस्ट्रिक्टेड बाय द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। सुनो, वर्कर्स ने सोचा कि भाई जो फ्रीडम है उनके लिए, उनका क्या मतलब था, फ्रीडम का मतलब उनके लिए था कि हम कहीं भी कहीं भी एंटर कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, हमारी जो एरिया है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ से आ जा सकते हैं बाहर से। लेकिन वहाँ पे, और किसके द्वारा रिस्ट्रिक्ट किया गया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, ठीक है। ये एक्ट ऐसा था बेटा जिसने रिस्ट्रिक्ट कर रखा था वर्कर्स को कि आप इन एंड आउट नहीं जा सकते, मतलब बाहर अंदर नहीं जा सकते बिना परमिशन के, ठीक है। दे ऑल्सो साउटेड द मेंटेन टाइज ऑफ द विलेजेस दे हैड लेफ्ट बिहाइंड। वही बताया कि अपने विलेज के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आफ्टर लर्निंग अबाउट द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, thousands of workers left the plantation and believing that the Gandhi's Raj and was coming as they would receive land in their own communities। सिंपल सा है कि उनको ये लगा भाई गांधी जी अपने, मतलब कि अब क्या हो चुका है, गांधी राज हो चुका है, मतलब कि अब हम फ्रीली कहीं भी इन एंड आउट मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी अपने विलेज से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने परिवार वालों से मिल सकते हैं। तो क्या ये लोग इस चीज़ों को उन लोगों ने समझा, ठीक है। तो समझ आया बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, explain how the rise of political parties are directly linked to the emergence of the representative government। ठीक है, ये आपके बोर्ड में आ चुके हैं बेटा, जितने भी क्वेश्चन है ना आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो पहले क्या हुआ कि आपको बताना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो डायरेक्ट लिंक्ड होती है डेमोक्रेसी से, मतलब कि अगर कहीं पे डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो आप उस गवर्नमेंट को आप डेमोक्रेटिक बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे वही बताया गया, पूछा गया है, ठीक है। तो क्या लिखा है, पॉलिटिकल पार्टीज आर एसेंशियल फॉर द रिप्रेजेंटेटिव। किस लिए एसेंशियल होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए। एज गैदर डाइवर्स व्यूज़ कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। देखो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है बेटा, इनके अलग अलग डाइवर्स व्यूज़ होते हैं, ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराती हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करती है, ठीक है, अकाउंटेबल, इनेबलिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लार्ज डाइवर्स पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, पहले तो वो आपके गवर्नमेंट फॉर्म कर रही हैं, ठीक है,
उसके बाद आपने देखा कि उसको होल्ड कर रही है पावर गवर्नमेंट को, साथ में अकाउंटेबल गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, जो रिप्रेजेंटेशन है लार्ज डाइवर्स पॉपुलेशन। अब मुझे बताओ कि इंडिया में बहुत सारी डाइवर्स पॉपुलेशन है, उनको अगर गवर्न करना है तो आप एक पार्टी से तो चला नहीं पाओगे, आपको मल्टीपल पार्टी चाहिए, है ना। तो वही यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है। इन लार्ज मॉडर्न सोसाइटीज़ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग इज़ इम्पार्शियल। पॉलिटिकल पार्टीज सर्व एज अ मैकेनिज्म थ्रू द विच पीपल कैन बी रिप्रेजेंटेड। वही बताया गया है कि बेटा देखो सिंपल सा है कि हमारे आजकल के जो बड़ी बड़ी मॉडर्न सोसाइटीज़ है, या हमारी जो भी सोसाइटीज़ है, वहाँ पे अगर आपको डिसीजन लेना है गवर्नमेंट को, तो वो उनको डायरेक्ट पार्टिसिपेट कराते हैं, मतलब कि जो पीपल्स का पार्टिसिपेशन डायरेक्टली हो रहा है आपके डिसीजन मेकिंग में। ठीक, उसके बाद क्या है, दे ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट व्यूज़ ऑन द वेरियस इशूज़। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट इशूज़ पे अलग अलग व्यूज़ लेकर आते हैं। जैसे मान लो एक पार्टी उसके फेवर में है, उसके फ़ायदे बता रही है, दूसरे पार्टी कह रहे हैं भाई इससे नुकसान क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या क्या इशूज़ हैं, वो सारी चीज़ें बता रही है, तो पॉलिटिकल पार्टी इसलिए होगा। ठीक है, दे कॉन्टेस्ट इलेक्शंस फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। वही बताया गया भाई कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, रन करते हैं, साथ में वो अपोजिशन का रोल भी प्ले करते हैं। अब भाई सभी लोग तो जीतेंगे नहीं इलेक्शन, जो हार जाएंगे वो क्या करेंगे, वो अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे, है ना। उसके बाद दिस स्ट्रक्चर अलाउज अ डाइवर्स पॉपुलेशन टू हैव देयर इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्निंग प्रोसेस। सिंपल सा है कि बेटा अलग अलग डाइवर्स पॉपुलेशन है, तो मुझे बताओ डाइवर्स पॉपुलेशन है, सबका एक व्यू तो हो नहीं पाएगा, सब लोग एक ही चीज़ पे तो अड़े नहीं रहेंगे, है ना। तो उसके लिए उनका अलग अलग व्यूज़ हो गए, तो उनको अलग अलग व्यूज़ उनका रिप्रेजेंट करने का काम किसका होता है बेटा, पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, डिग्निटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन्स आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। मैंने आपको देखो पहले बताया था कि आपके सिविक्स में या आपके एसएसटी के एग्जाम में, सोशल साइंस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम ही पूछेंगे। आपको स्टेटमेंट दे देंगे, वो स्टेटमेंट आपको बताना सही है कि गलत है, सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से करके जाना है ना। क्या लिखा है, द स्टेटमेंट इज जस्टिफाइड बिकॉज वुमेन्स प्लेज एन इक्वल रोल इन डेवलपिंग सोसाइटीज एंड कंट्री, विदाउट देयर पार्टिसिपेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ग्रो इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। सिंपल सा है, पूछा गया बेटा कि जो वुमेन्स है उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है हमारे डेमोक्रेसी में, सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। तो हमने बोला कि जो सिंपल सा है कि इक्वल हमारी जो डेमोक्रेसी, हमारी जो कंट्री डेवलप हो रही है, तो उसमें वुमेन्स का भी इक्वल पार्टिसिपेशन है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जो मेंस हैं वो भी वही काम कर रहे हैं, वुमेन्स भी काम कर रही हैं ना। तो उनकी वजह से बेटा उनके पार्टिसिपेशन के जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी पॉलिटिकली है, जो पॉलिटिक्स है, वो उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाएगी बिना उनको पार्टिसिपेशन के, इसलिए उनका इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेशन। क्या लिखा है, रिकॉग्नाइज ह्यूमन राइट्स हेल्प वुमेन्स टू वेज अ बैटल अगेंस्ट द इनइक्वलिटीज़। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे कि जो ह्यूमन्स राइट है, ह्यूमन्स राइट हेल्प वुमेन्स टू वेज अ बैटल अगेंस्ट, मतलब जो ह्यूमन राइट है उन्होंने वुमेन्स को वेजेस के हिसाब से, या उनको जो पहले वेजेस नहीं मिलते थे उनके हिसाब से, या उनको इक्वलिटी दिलाने के लिए यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रगल किया उन्होंने। ठीक है, बैटल लड़ा। व्हेन वुमेन्स आर गिवन ऑल द फंडामेंटल राइट्स एज मैन इट ओपन्स अप एन ऑटोनॉमी द फ्रीडम फॉर द वुमेन्स। इन्होंने बोला कि देखो सिंपल सा है, जब वुमेन्स को इक्वल राइट्स मिल जाएंगे, जब वुमेन्स को हर एक इक्वल राइट्स मिलेंगे जैसे मेंस को मिला है, तब हम मानेंगे कि हाँ भाई उनकी ऑटोनॉमी, उनकी फ्रीडम आप वुमेन्स को दे रहे हो। ठीक है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और एक्सेस टू लिवलीहुड एंड द आइडेंटिफाई टू प्राइमरी मेथड ऑफ द एम्पावरिंग वुमेन्स इन द डेमोक्रेसी, नो डिस्क्रिमिनेशन। सिंपल सा बेटा कि जिस हिसाब से आपने मेन को रखा अपनी सोसाइटी में, उसी हिसाब से आप वुमेन्स को भी सोसाइटी में रखोगे, मतलब कि वुमेन्स के साथ बिल्कुल भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, तब हम मानेंगे कि भाई क्या है, वुमेन्स क्या है, उनका क्या कहता है, डिग्निटी और उनकी इक्वल ट्रीटमेंट उनके साथ हो रही है। डेमोक्रेसी मेक लीगल गाइडलाइन टू रिमूव द सोशल एविल्स इंक्लूडिंग वायलेंस, टॉर्चर, ह्यूमैनिटाइजेशन। सिंपल सा बेटा कि जो डेमोक्रेसी है वो कुछ लीगल गाइडलाइन लेकर आई हैं। जैसे पहले आपने देखा था ये सती प्रथा चलती थी, मतलब कि जो किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसकी वाइफ को भी उसको उठा के उसमें जला देते थे। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या करा, कुछ लीगल गाइडलाइन लेकर आए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भाई उनको, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा है। या दूसरी बात आपने देखा कि इसके बाद आपने देखा क्या कि जैसे हाँ
एक था इक्वल वेजेस एक्ट। इक्वल वेजेस एक्ट में क्या देखा आपने? इक्वल वेजेस एक्ट में देखा कि अगर मैन और वुमेन काम कर रहे हैं तो काम के हिसाब से उनको सैलरी दी जाएगी, नॉट उनके फिजिकल डिफरेंसेस के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेक्नोलॉजी द वाइटल फोर्स इन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। क्या है बेटा? जो टेक्नोलॉजी है वो एक वाइटल फोर्स है हमारे मॉडर्न फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन में, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। बोला गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड है किसके ऊपर? तो वो डिपेंड है बेटा हमारे टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ता जा रहा है। जैसे क्या लिखा है, रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज़ स्टिमुलेट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। टेक्नोलॉजी एक ऐसी इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा जो हमारे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तेज़ी से बूस्ट कर देता है, ठीक है। जैसे टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अ वाइटल फोर्स इन मॉडर्न डेमोक्रेसी बाई, किसकी वजह से होता है? इनेबलिंग मच फास्टर डिलीवरी ऑफ द गुड्स अक्रॉस अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड लोअर कॉस्ट। क्या होता है कि पहले तो टेक्नोलॉजी आई तो आपने जो गुड्स की डिलीवरी है वो आपने क्या करा कि फास्टली कर दिया, बहुत जल्दी कर दिया, बहुत कम पैसे में कर दिया। तो पहला ये हमारा हुआ। दूसरा क्या हुआ? अलाउइंग इंस्टेंट ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिमोट एरियाज। सिंपल सा बेटा कि जो रिमोट एरियाज है वहाँ पे आप ग्लोबल कम्युनिकेशन आप कर सकते हो, आप इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो, है ना। उसके बाद क्या? प्रोवाइडिंग इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन एंड नेग्लिजिबल कॉस्ट विया द इंटरनेट। सिंपल सा बेटा कि आप क्या कर सकते हो, बहुत दूर भी बैठे रहो, ठीक है, बहुत फार रहो, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल कर सकते हो और बहुत ही कम प्राइस में आपको उतने उसको चार्जेस भी उतने नहीं देने पड़ते, है ना। तो क्या हुआ कि ये तो हमें काफ़ी दूर दूर लोगों से कनेक्ट करता है। उसके बाद क्या हुआ? असिस्टिंग अ डिटरमाइनिंग वेदर फोरकास्ट फॉर द प्लान वर्क एंड अगेंस्ट द एग्रीकल्चर अकॉर्डिंगली। सिंपल सा है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी हम भैया मौसम की जानकारी ले सकते हैं, उस हिसाब से हमें फसल लगानी है नहीं लगानी है, एग्रीकल्चर में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके मॉडर्न फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। अब आते हैं, देखो सिंपल सा है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछा जा रहा है द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेराइज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। क्या लिखा है? सब्स्टिट्यूट द स्टेटमेंट विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। तो भाई बताओ, कह रहा है कि जो बैलेंस है पावर का वो हमारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ फेडरेशन में या अलग अलग फेडरेशन में चेंज हो जाता है। तो हाँ भाई, तो होता तो ही है। जैसे आपने देखा कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हमने देखा था, क्या यहाँ पे पावर सेमली चेंज डिस्ट्रीब्यूटेड थे? नहीं, यहाँ पे पावर क्या होती है, अलग अलग हिसाब से डिवाइड होती है ना, चेंज होती रहती है। जैसे हमने देखा यहाँ पे क्या लिखा है कि इन दिस सिस्टम इंडिपेंडेंट स्टेट वॉलंटरी कम टू फॉर्म अ बिगर यूनिट टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिकली वियाबिलिटी, ठीक है। उसके बाद है बिकॉज द स्टेट एग्जिस्ट बिफोर द सेंट्रल यूनियन दे यूजुअली रिटेन सिग्निफिकेंट पावर। सिंपल था बेटा, क्या आपने देखा कमिंग टुगेदर में आपने देखा कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट आपस में आके मिलते हैं ताकि वो एक बड़ी सिक्योरिटी बन सके, उनकी सिक्योरिटी बढ़िया हो सके, है ना। उसके बाद आपने देखा कि उनके अलग अलग पावर भी होती है, इक्वल पावर कहते हैं स्टेट ऑफन हैव इक्वल पावर एंड आर इज द स्ट्रॉन्ग एज द फेडरल गवर्नमेंट। सिंपल सा है कि क्या होते हैं, ये जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं सबके पास इक्वल पावर होती है, किसी के ऐसा नहीं कि किसी के पास कम है किसी के पास ज़्यादा, नहीं, सबके पास बराबर होती है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि एक मेन होता है भैया, क्या होता है, एक मेन होता है लार्ज कंट्री में, जैसे एक सेंट्रल पावर होती है, वो अपने पावर को डिफरेंट स्टेट में डिवाइड कर रखे है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर तो सेंट्रल के पास होगी ना। सेंट्रल ने क्या करा, सबको होल्ड करके रखा अपने साथ, है ना, क्या रखा है, सबको होल्ड करके रखा है सेंट्रल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे पावर सबसे ज़्यादा किसके पास होगी, सेंट्रल के पास होगी, और यहाँ पे अनइक्वल पावर होगी, सेंट्रल के पास ज़्यादा होगी, स्टेट के पास कम होगी। तो आपने देख लिया, दो फेडरेशन में पढ़ा, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में इक्वल पावर शेयरिंग हो रही है और होल्डिंग टुगेदर में इक्वल पावर शेयरिंग नहीं हो रही है। तो यही चीज़ तो पूछ रहा है आपसे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। हाँ भाई बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन इकोनॉमी में और पॉलिटिक्स पे, ठीक है। तो क्या लिखा है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द इंडिया, डिफेंस एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज एंड टैक्सेस वर रेज्ड। सिंपल सा है कि पहले तो भाई बहुत बढ़िया इम्पैक्ट, मतलब बहुत बढ़िया नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। जैसे आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, आपका
जो टैक्स है वो बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद आपने देखा प्राइस ऑफ फूड आर एसेंशियल गुड्स रोज, सिंपल सा है कि जो प्राइस है फूड्स की वो बढ़ गई, ठीक है, जो एसेंशियल गुड्स की जो प्राइस है वो बढ़ गई, कॉजिंग हार्डशिप्स टू पीपल, विलेजेस वर फोर्स्ड टू सप्लाई सोल्जर्स एंड फूड। सिंपल सा है कि यहाँ पे पहले तो फूड की क्या हुआ, प्राइस बढ़ा दिया, दूसरा क्या कर दिया कि विलेज वालों से ज़बरदस्ती बोल रहे थे कि आप फूड और सोल्जर्स दोनों प्रोवाइड करोगे हमें। सोल्जर्स किस लिए भाई, लड़ाई करने के लिए, अपने आपके घर के जो बढ़िया नौजवान युवा हैं उनको भेजो लड़ने के लिए, और साथ में फूड क्या हो उनको खाने के लिए भेजो, है ना। तो फोर्स को इसलिए यहाँ पे फोर्स किया जा रहा था विलेजेस को, ठीक है। क्या लिखा है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस इंक्रीज टू मीट वॉर नीड्स लीडिंग टू ग्रोथ इन फैक्ट्रीज। अब यहाँ पे भाई बताओ लड़ाई हो रही है तो लड़ाई क्या करेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, मतलब इनको उन पे जो वॉर नीड्स है, वॉर नीड्स मतलब कि आप देखो था कोई भी गोला बारूद तो होगा भाई, ठीक है, साथ में उनके जो यूनिफॉर्म्स हो गए, उनके जो जैकेट्स हो गए, उनके बैग्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती, उन सब की फैक्ट्री यहाँ पे ग्रो होने लगी। हाउएवर द लिविंग कंडीशन वर्सन एंड ड्यू द इन्फ्लेशन एंड द एपिडेमिक्स। सिंपल सा क्या बेटा कि यहाँ पे उसके बाद फिर जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। कंडीशन इतनी ज़्यादा बेकार हो गई थी कि रहने के लिए मतलब कि लोग को ये डर रहता था भाई कि कब हमारे यहाँ पे खाना खत्म हो जाए, कब बाहर मिले ना मिले, कब बंद हो जाए, क्या ऐसा बहुत बेकार कंडीशन थी उस टाइम पे। क्या लिखा, द वॉर ऑल्सो स्ट्रेंथ द नेशनलिस्ट फीलिंग्स एज इंडियंस सेल्फ रूल। सिंपल सा है, लेकिन एक चीज़ और फ़ायदा हुआ है, फ़ायदा एक चीज़ ये हुआ था कि इसकी वजह से लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग आई थी। नेशनलिस्ट फीलिंग मतलब अपने देश के लिए फीलिंग आई थी कि हाँ भाई ये जो अंग्रेज़ हैं ये बहुत बेकार है, ये क्या, ये बहुत बेकार है, ये हमें ज़बरदस्ती लड़ने के लिए ले जा रहे हैं, हमारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, हमको अब सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसलिए सबके अंदर क्या पैदा, नेशनलिस्ट की फीलिंग है कि हमें इन्हें को हटाना है, हमें अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, हमें अपना देश चलाना है, अपने हिसाब से चलाना है, ठीक है। तो ये एक दो फायदा हुआ था ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं 7th क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं बेटा, मेंशन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना के जो 1815 में साइन हुई थी, अब मुझे बताओ किसके बीच में कब साइन हुई थी। तो आपने देखा 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुई जहाँ पे नेपोलियन मर गया। नेपोलियन मरा किसके, प्रैब कंट्रीज़ के द्वारा। अब प्रैब कंट्रीज़ ने एक ट्रीटी साइन करी, क्या नाम था, वियना। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 का था ये, ठीक है। बॉस लैंडमार्क क्या है, डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट एम टू रिकॉग्नाइज यूरोप आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट। वही बताया गया, वो नेपोलियन बोनापार्ट के बाद में एक ट्रीटी साइन हुई, नाम क्या था, ट्रीटी ऑफ वियना, 1815 में साइन हुई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव थे इस ट्रीटी के, क्या किस लिए साइन हुई, तो पहला तो है रिस्टोरेशन ऑफ बर्बन डायनेस्टी। पहले तो है जो बर्बन डायनेस्टी थी जो उसने नेपोलियन ने हटा दिया था, तो उसको फिर से रिस्टोर करना था, ठीक है। क्या लिखा है, वन ऑफ द मेन गोल वाज द अंडू द चेंज ऑफ द ब्रॉड अबाउट द बाय द नेपोलियनिक वॉर एंड रिस्टोर द बर्बन डायनेस्टी टू पावर। फ्रांस सिंपल सा बताया कि इसमें जो नेपोलियन ने जितने भी चेंजेस किए थे उसको क्या किया गया, उसको किया गया अंडू, ठीक है, उसको हटाया गया। साथ में जो बर्बन डायनेस्टी इसको फिर से क्या कर दिया गया था, इसको फिर से रिस्टोर किया गया था। क्या किया गया था, रिस्टोर किया गया था, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ फ्रेंच एक्सपेंडिशन, ठीक है। एक तो ये हुआ कि भाई बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर किया, साथ में जो जितने भी चेंजेस किए थे नेपोलियन ने उसको अंडू किया गया। दूसरा क्या है कि जो फ्रेंच एक्सपेंशन था फ्यूचर में अगर है तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे सेटलमेंट किया गया, सेटलमेंट ऑफ यूरोप, आपके उसमें एनसीईआरटी में होगा हेडलाइन, ठीक है। क्या लिखा, बैलेंस ऑफ पावर्स इन यूरोप टू prevent future French aggression, they created a series of strong buffer state around the France। सिंपल सा है, जैसे मान लो फ्रांस है, ये फ्रांस है तो फ्रांस की चारों तरफ यहाँ पे अलग अलग स्टेट यहाँ पे बना दिया ताकि ये फ्रांस क्या हो, आगे फ्यूचर में एक्सपेंड ना करे, जितना है उतना ही रह जाए, ठीक है। तो दूसरा ये था, ठीक है। तो 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे ट्रीटी ऑफ वियना का। पहला था कि सर जी जो बर्बन डायनेस्टी हट गई थी उसको फिर से रिस्टोर किया गया। दूसरा नेपोलियन के जितने भी चेंजेस थे उसको अंडू किया गया। फिर उसके बाद आपने देखा कि जो फ्रांस था उसको क्या किया गया, उसके फ्यूचर एक्सपेंशन से बचाने के लिए उसके सारे बाउंड्री के चारों तरफ नए नए स्टेट्स को बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं बेटा 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन एनी 3 स्टेप टेकन बाय द बेल्जियम गवर्नमेंट टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत क्या लिखा है कि ऐसे आपको 3 स्टेप्स बताने हैं जो बेल्जियम गवर्नमेंट ने लिए थे वहाँ की डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए, ठीक है। तो क्या लिखा गया यहाँ पे, कई सारे लिया गया। पहले तो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब कि वहाँ की जो दोनों कम्युनिटी थी, चाहे डच हो जाए चाहे वो फ्रांस हो गई, कि दोनों क्या करेंगे बेटा, दोनों वहाँ पे
इक्वल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। दूसरा क्या हुआ, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी पावर को डिवीजन मतलब कि डिवाइड किया गया। ठीक है, यहाँ पे कहीं कहीं देखो क्या लिखा है, मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन फॉर द कंट्री। क्लियर, सिंपल सा है, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी गई, सेंट्रल को भी दी गई, लेकिन ये भी बोला गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेट नहीं होंगे किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो दूसरा हमने देख लिया। तीसरा क्या है, स्टेबलाइजमेंट ऑफ सेपरेट गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रसल्स। ठीक है, ब्रसल्स क्या थे बेटा, वहाँ की कैपिटल थी, तो वहाँ के लिए सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म करी गई। ठीक है, मतलब इनकी कम्युनिटी के हिसाब से वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, मतलब क्या हुआ, इन एडिशन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर आर द थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट। दिस गवर्नमेंट हैज़ अ पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेजेस रिलेटेड इशूज़। सिंपल सा है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, स्टेट गवर्नमेंट बनी, उसी तरह एक और गवर्नमेंट बनी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। उसके पास ये पावर थी कि वो अपने कल्चर, अपने एजुकेशनल और अपने लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़ पे वो खुद से डिसीजन ले सकती थी। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे स्टेप लिए गए यहाँ के रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए। ये क्वेश्चन आपसे 3 नंबर से 5 नंबर के बीच में पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छे से करके जाना ये। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे क्या लिखा है, व्हाई इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंसीडर द गवर्नमेंट कंसीडर गवर्नमेंट एक्सप्लेन एज लेजिटिमेट। सिंपल सा है भाई कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक बड़ी गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्यों कंसीडर किया जाता है। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट सिंपल सा क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कंसीडर्ड लेजिटिमेट बिकॉज इट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट। इसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पीपल्स के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, इलेक्टेड बाय सिटीजन, सिटीजन बाय इलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये चल रहा है भाई तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, कोई और आके ऑपरेट इसको नहीं कर रहा है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि इट इज़ लेजिटिमेट फॉर सेवरल रीजन, कई सारे रीजन्स हैं। पहले क्या, रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे जो रूलर्स हैं वो इलेक्टेड बाय पीपल्स हैं, रिप्रेजेंटिंग फॉर देयर विल्स एंड एंजॉइंग देयर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। यहाँ पे जो रूलर्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब कि गवर्नमेंट वहाँ के सिटीजन्स के द्वारा चूज करी जा रही है, उनके द्वारा इलेक्ट करी जा रही है और उनके लिए ही वो काम कर रही है। ठीक है, तो दूसरा क्या हुआ कि अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। क्या हुआ, इट वर्क अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल्स and functions in a transparent manner providing citizens a right to information about its functioning। यहाँ पे क्या हुआ कि भाई सिंपल सा है, अकाउंटेबल ये हुआ भाई कि सिंपल सा कोई भी गवर्नमेंट काम कर रही है, कोई भी गवर्नमेंट काम कर रही है तो वो क्या करेगी बेटा, वो जितना भी उसका काम है वो पीपल्स के नीड के अकॉर्डिंग करेगी। पीपल्स कह रही भाई मेरे यहाँ पे रोड नहीं है तो रोड बनवाएगी, पीपल्स कहेंगे, सिटीजन्स कहेंगे हमारे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट सही नहीं है तो वो स्ट्रीट लाइट सही कराएंगे। ठीक है, उसके बाद कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, लोगों को बताएंगे कि भैया हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, रूल ऑफ लॉ क्या है कि द गवर्नमेंट वर्क अंडर द लिमिटेशन सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज एंड एक्शंस रिवील्ड टू द पब्लिक। सिंपल सा है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलेगी, मतलब गवर्नमेंट की औकात कौन सेट करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और साथ में कोई भी लॉज है, कुछ भी अगर एक्शन लिया जा रहा है तो पब्लिक को बताए बिना नहीं लोगे आप। ठीक है, करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, सिंपल सा है जो गवर्नमेंट है ये एक सिंपल सा इट अलाउ द रूम फॉर द करेक्टिंग मिस्टेक एज सिटीजन्स कैन वोट फॉर अ डिफरेंट गवर्नमेंट इन अ रिलैक्स नेक्स्ट इलेक्शन। सिंपल सा है, जैसे मान लो कोई भी गवर्नमेंट है, कहीं भी पीपल्स हैं, वो क्या सिटीजन्स हैं, उन्होंने एक गवर्नमेंट को इलेक्ट किया और उनको पता चला कि हाँ भाई ये तो बेकार गवर्नमेंट है, हमसे मिस्टेक हो गई, हमसे भारी मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे वो अगले 5 साल में फिर से जब अगला इलेक्शन आएगा तो अपनी गलती को सुधार सकते हैं। ये काम हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट इसलिए कहलाती है। पहला क्या है कि रिप्रेजेंटेशन होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होती है। दूसरा हमने देखा अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होता है। तीसरा हमने देखा रूल ऑफ लॉ, मतलब कि लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे। चौथा क्या देखा कि हमारे मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हमने कर लिया। 9th क्वेश्चन आते हैं, 10th क्वेश्चन है। क्या लिखा है, हाउ इज डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द कंपैरिजन टू डिक्टेटरशिप। बताओ भाई
जो डेमोक्रेसी है वो डिक्टेटरशिप के मुकाबले ज़्यादा बढ़िया क्यों है? तो क्या लिखा है, डेमोक्रेसी इज जनरली कंसिडर द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैन डिक्टेटरशिप बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल दैट प्रमोट द वेल बीइंग एंड राइट ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, सिंपल सा है, ये डिक्टेटरशिप से इसलिए बढ़िया मानी जाती है क्योंकि डिक्टेटरशिप पे आपने देखा क्या सबसे पावर क्या होती है, एक ही के पास होती है ना। लेकिन आपने देखा कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर एक के पास नहीं होती है, पावर सबके पास डिस्ट्रीब्यूट होती है, साथ में जो फ्रीडम है, जो डिग्निटी है सिटीजन्स की, वो भी मेंटेन रहती है इसमें। ठीक है, क्या लिखा है, अकाउंटेबिलिटी। इन अ डेमोक्रेसी लीडर्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल्स एंड कैन बी रिमूव्ड थ्रू द इलेक्शंस। ठीक है, विच हेल्प रिड्यूस करप्शन एंड इंश्योर द गवर्नमेंट एक्ट इन द पब्लिक्स इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल सा है, अकाउंटेबिलिटी। मुझे बताओ डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी है मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा चूज किया जाएगा, साथ में काम करेगा तो लोगों के लिए काम करेगा, लोग उसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, ये हमारा अकाउंटेबिलिटी इसमें डेमोक्रेसी में होता है। क्या डिक्टेटरशिप में होता है? नहीं, डिक्टेटरशिप अपने मर्जी का मालिक है भाई। उसके बाद क्या है, इंडिविजुअल राइट। डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट फंडामेंटल इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली एंड प्रेस विच आर ऑफन सप्रेस्ड इन द डिक्टेटरशिप। मैं बताओ सिंपल सा है, आपको फ्रीडम मिल रही है डेमोक्रेसी में, आपको डेमोक्रेसी में फ्रीडम मिल रही है, आप बोल सकते हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, आपके पास प्रेस की फ्रीडम है, हर एक फ्रीडम आपके पास। लेकिन क्या डिक्टेटरशिप में होती है? नहीं सर, डिक्टेटरशिप में बिल्कुल भी नहीं होती, बोल दो तो मार के बिठा देंगे। ठीक है, गायब करा देंगे तुम्हें। ठीक है, दूसरा क्या है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है कि जो डिक्टेटरशिप है उसमें लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी काम नहीं करता, लेकिन डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन औकात दिखाता है भाई कि तुम्हारी यही औकात है, इस तरीके के अंदर काम करना। डिक्टेटरशिप में कोई रूल्स लॉ नहीं है, उनका जो मन करेगा वो करेंगे। ठीक है, फिर क्या, पीसफुल transitions, क्या लिखा, पावर इन डेमोक्रेसी ट्रांजिशन पीसफुली थ्रू द इलेक्शंस वेयर एज द डिक्टेटरशिप ऑफ द ऑफन एक्सपीरियंस वायलेंट ऑफ द। सिंपल सा है, डेमोक्रेसी में अगर आपको पावर गवर्नमेंट चेंज करनी है तो आप इलेक्शन के द्वारा चेंज कर सकते हो, है ना, बिना कोई वायलेंस के। ठीक है, लेकिन आप डिक्टेटरशिप में देखोगे अगर आपको डिक्टेटर चेंज करना, अपना राजा चेंज करना हो तो आप बिना वायलेंट के नहीं कर सकते भाई। वो मनमानी करेगा, मैं नहीं हटूंगा, अब जबरदस्ती हटाना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं भाई प्यार से मुन्ना हट जा, है ना, प्यार से तो हटा नहीं पाओगे तो वायलेंस तो करना पड़ेगा, वायलेंस। ठीक है, फिर क्या हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन। क्या बताओ, जो सिटीजन्स है वो भाई पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो पार्टिसिपेशन है पीपल्स का वो होता है, लेकिन जो डिक्टेटरशिप है उसमें पीपल्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, पीपल्स उसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल क्वेश्चन हो गया, बढ़िया। अब आते हैं 11th क्वेश्चन, क्या कह रहा है, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ of a country is measured by the development of the manufacturing industries। ठीक है, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल। क्या रहे, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है किसी कंट्री की वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से ज़्यादा होती है। मतलब अगर आप जितनी आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे इंडस्ट्रीज़ का, उतना ज़्यादा आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो हाँ जी सर, ये स्टेटमेंट बहुत ही एक्यूरेट है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आर क्रूशियल फॉर द कंट्रीज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बिकॉज द क्रिएट जॉब्स, बूस्ट एक्सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कि देखो सिंपल सा है कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो किसी भी देश की कंट्रीज़ की इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे वो जॉब्स को क्रिएट करते हैं, वो एक्सपोर्ट को बूस्ट करते हैं, वो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, उसको बढ़ाते हैं। भाई किसी भी देश में अगर बताओ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत कम है, क्या वहाँ की जीडीपी बढ़ेगी, क्या वहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी सर। ठीक है, दे ऐड वैल्यू रॉ मटेरियल्स लीडिंग द हायर प्रॉफिट एंड नेशनल इनकम। ये रॉ मटेरियल के भाई जैसे सिंपल सा आपके कोई रॉ मटेरियल खरीदने जाओ उसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन आप उसको फिनिश गुड में खरीदने जाओगे तो वैल्यू ज़्यादा होगी, साथ में उसके प्रॉफिट होंगे, और प्रॉफिट की वजह से जो नेशनल इनकम होगी वो बढ़ेगी, आपके देश की इनकम बढ़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज विद स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, जैसे आपने देखा जो जहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। जैसे आपने देखा चाइना में बहुत बढ़िया है। आपने देखा जर्मनी हुज इकोनॉमिक सक्सेस इज लार्जली ड्राइवन बाय देयर इंडस्ट्रियल आउटपुट। यहाँ की जो इकोनॉमी बूस्ट होती है ना बेटा, ये इनके इंडस्ट्रियल आउटपुट की वजह से ही बूस्ट हुई है ना, इनके और भी सेक्टर्स के नहीं, सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इनकी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, क्या लिखा है, a robust manufacturing based often the lead of the technological advancement and the innovation further enhancing the economic growth also it has the reduced dependence। सिंपल सा है कि अगर आप जितना बढ़िया टेक्नोलॉजी लाओगे उतना बढ़िया आपके यहाँ पे जो आपकी इंडस्ट्रीज़ है
ठीक है, वो उसका डेवलपमेंट होगा। साथ में आपने देखा कि ये रिड्यूस करता है कि आप किसी दूसरे इंपोर्ट पे, किसी दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं हो। मतलब कि अगर आपके यहाँ पे देश में खुद ही आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कि आप दूसरे के ऊपर डिपेंड होगे, दूसरों से मंगाओगे? नहीं सर, दूसरों से नहीं मंगाओगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये क्वेश्चन है बढ़िया, आ चुका है एक बार, कि जो ऑटोमन बिस्मार्क था उसका क्या रोल था जर्मन यूनिफिकेशन में। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ऑटोमन बिस्मार्क को हम एक नाम से और जानते हैं क्या, कि ही इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन का चीफ आर्किटेक्ट है, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, क्या लिखा है कि प्लेड अ क्रूशियल रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी थ्रू द पॉलिसीज ऑफ ब्लड एंड आयरन एंड सीरीज ऑफ स्ट्रेटेजिक वॉर। सिंपल सा है कि इन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा इन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया था, कई सारे स्ट्रेटेजीज लाए थे, कई सारे पॉलिसीज़ लाए थे। जैसे ही वॉज अपॉइंटेड मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ प्रसिया इन 1862। 1862 में इनको प्रसिया का प्रेसिडेंट बनाया गया। Pursued conversation approach to the unite and the German state under Prussian dominance। की एस्पेक्ट ऑफ द हिज रोल इंक्लूड। सिंपल सा है कि उन्होंने कई सारे रोल प्ले किए। इन्होंने जब प्रेसिडेंट बने प्रसिया का, तो उन्होंने बोला कि भैया प्रसिया की जिम्मेदारी है जर्मन को उनको उनका हक दिलाने का, उनको यूनिफाइड करने का। ठीक है, तो क्या लिखा है, रियल पॉलिटिक्स। इन्होंने क्या लिखा, बिस्मार्क यूज प्रैक्टिकल non-ideological policies to achieve his goals, focusing on the power and state's interest there rather than the moral and ethical। सिंपल सा ये कहते थे मोरल को हटाओ, साइड रखो, मेरे को चाहिए जर्मन, चाहे कैसे भी चाहिए, जर्मनी मुझे को चाहिए, लड़ाई करके लो, कैसे भी लो, मेरे को चाहिए मोरल, और इन सबको आप हटा दो। ठीक है, पहला इनका था। दूसरा क्या था कि प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्पायर फॉलोइंग द विक्ट्री ऑफ फ्रांस, बिस्मार्क अरेंज फॉर the German princess for the proclaim of the Prussian king William फर्स्ट एंड जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ द। सिंपल सा। फिर उसके बाद इन्होंने कई सारे वॉर लड़े, कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जिसकी वजह से भाई ये जीत चुके थे। किससे? इनको मिल चुकी थी जर्मनी। ठीक है, तो मेनली ये क्या था बेटा, लड़ाई करके सीधा जर्मनी को इन्होंने हाँ ठीक है। क्या लिखा है, महात्मा गांधी फाउंड अ सॉल्ट पावर, powerful symbol that counsel unity of the government nation। examine the statement को। सिंपल सा है, इसमें बोला कि आपसे कि महात्मा गांधी ने जो नमक को एक ऐसा हथियार पाया था जिसकी वजह से सभी लोग यूनाइट हो गए थे, सभी लोग एक यूनिट हो गए थे, मतलब सभी लोग एक साथ हो गए थे। तो वो नमक ने ऐसा क्या करा भाई, तो सिंपल सा है, देखो नमक है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे जैसा भी हो, खाएगा स्वाद अनुसार, है ना। तो उसकी वजह से सभी लोग परेशान थे, है ना। मतलब कि जो अमीर किस लिए परेशान थे, वो उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाए थे, उनकी फैक्ट्री नहीं चल पा रही थी उसको, क्योंकि मोनोपोली थी किसकी, ब्रिटिशर्स की। जो गरीब थे उनको उस पर टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो क्या लिखा है कि ये बहुत एक्यूरेट स्टेटमेंट है, गांधी यूज सॉल्ट टैक्स पर। सिंपल सा है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी यहीं से स्टार्ट हुआ, एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग सिंबल इन्होंने देखा। तो यूनिवर्सल कंजम्पशन सिंपल सा है कि सॉल्ट है वो सबके लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी लोग उतना कंजप्शन करेंगे नमक का। तो ये क्या है, यूनिवर्सल कंजप्शन था नमक, पहला इसका खूबी थी। दूसरा क्या है, चैलेंजिंग ब्रिटिश अथॉरिटी। यहाँ पे गांधी जी ने कहा था कि अब हम सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। अब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का क्या है, मतलब कि आपने जो नियम कानून बनाया उसको हम डिसोबे करेंगे, उसको नहीं मानेंगे। तो ये तो वही तो हुआ कि भाई तुमने एक अथॉरिटी बनाई कि मोनोपोली थी आपके सॉल्ट प्रोडक्शन पे, उसको हम हटा रहे हैं, उसको हम हटाएंगे, उसको वायलेंट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी हमने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। दूसरा क्या है, मास मोबिलाइजेशन। मास मोबिलाइजेशन क्या है, डांडी मार्च कम्युलेटिंग। सिंपल सा है कि जो डांडी मार्च थी भाई, वो साबरमती आश्रम से डांडी गई 240 माइल्स थे। अब इतने दूर से गए भाई, मास मोबिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे लोग के बीच में प्रचार हुआ, लोग भी और ज़्यादा इकट्ठे हुए, वहाँ पे उनका पार्टिसिपेशन हुआ मूवमेंट में। यहाँ पे वुमेंस भी थी, पीपल्स फ्रॉम द वेरियस कास्ट, अलग अलग कास्ट कम्युनिटीज़ के भी इसमें थे। ठीक है, कॉमन कॉज, सिंपल सा सबका कॉमन कॉज है नमक 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 नमक। ठीक है, ग्लोबल अटेंशन। और ये जो मार्च था वो ग्लोबल अटेंशन लेकर आया था, मतलब कि पूरे जो हाईलाइट हो गया था, ये जो इनजस्टिस, ये हाईलाइट कर रहा था ब्रिटिश रूल के, जो ब्रिटिश हमारे ऊपर इनजस्टिस कर रहा है, हमारे ऊपर अन्याय कर रहा है, वो हाईलाइट कर रहा था ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने नमक को बहुत ही पावरफुल हथियार माना था। कहाँ गया भाई, ऐसा मत कर यार। हाँ, तो कौन सा क्वेश्चन था बेटा हमारा, 7th 8th 9th 10th 11th 12th। ये हो गया हमारा सॉल्ट मार्च।
हाँ, अब आते हैं 14th क्वेश्चन। क्या कह रहा है बेटा? तो 14th क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक्स विद द रिगार्ड मनी विच दे एक्सेप्टेड फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, बताओ बैंक का क्या रोल होता है कि जो मनी लेता है पब्लिक से उसका क्या करता है वो? तो सिंपल सा है, क्रूशियल रोल करता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज प्राइमरी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड यूजिंग दोज फंड एक्सटेंड लोन्स। सिंपल सा है, पहले देखो लोन कैसे आपको देते हैं या कैसे काम करते हैं। आपने देखा, मान लो एक इंसान था, नाम था उसका चिंटू। चिंटू गया पैसे जमा करने बैंक में, उसने 1 लाख रुपए जमा कर दिया। कितना कर दिया? 1 लाख जमा कर दिया। और बैंक ने कहा कि ठीक है चलो मैं तुमको इस पर 3% का इंटरेस्ट दूंगा। कितना? 3% का मैं इंटरेस्ट दूंगा। अब चिंटू ने कहा चलो ठीक है बहुत बढ़िया, वो जमा करके आ गया। उसके बाद आके पिंटू आ गया। ठीक है, पिंटू आया, पिंटू ने बोला कि भाई आपने क्या करा, मुझे लोन चाहिए, 1 लाख रुपए लोन चाहिए। तो बैंक ने उठा कर उस 1 लाख को उसको दे दिया पिंटू को। तो पिंटू ने कहा चलो ठीक है दे तो दिया, मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो गवर्नमेंट बैंक ने कहा कि भाई आपको देना पड़ेगा मुझे 6% का इंटरेस्ट। कितना? 6% का इंटरेस्ट। अब 6% पिंटू से ले रहा है और 3% दे रहा है किसको? चिंटू को। तो 3% बीच में बचा ना, 3% चिंटू को दे रहा है, 3% उसके पास बचा बैंक के पास। तो बैंक ने 3% कमा लिया। कल का उसके बाद आता सेफ कीपिंग बैंक्स प्रोवाइड अ सिक्योर प्लेस फॉर द इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस टू स्टोर देयर मनीज। अब मुझे तो पैसा क्या आप घर पे रखोगे? नहीं सर, इतना ज़्यादा अगर मान लो बिजनेसमैन हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप घर पे रखोगे तो एक तो या तो चोरी हो सकती है या तो ईडी की रेड पड़ सकती है ना। तो उसके लिए आपको बैंक में रखना पड़ेगा। लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, आपको अगर लैंडिंग करना है, किसी को पैसे देना है, उधारी देना है, या आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बैंक से आप ले सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, मनी क्रिएशन सिंपल सा है, अगर आप पैसे दे रहे हो बैंक में तो बैंक आपको भाई क्या करेगा? पैसे देगी आपको, उसके इंटरेस्ट देगी। वेल कीपिंग फ्रैक्शन सिंपल सा, अगर आप पैसे को अपने घर पे रखोगे क्या उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं। लेकिन अगर आप वही बैंक में रखोगे तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, वो पैसे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट प्रोविजन वही बताया गया, बैंक आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं अगर आप डिपॉजिट करते हो, है ना। आप हो सकता है आप मनी को ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो बैंक की हेल्प से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बैंक रोल प्ले करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको पढ़ लेना है। ये सारे आपके जो PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से देख लेना। ठीक, अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? कि एनालाइज द रोल ऑफ फोकलोर्स एंड सिम्बल्स इन द रिवाइवल ऑफ नेशनलिस्ट इन इंडिया। सिंपल सा है कि जो नेशनलिस्ट इंडिया था, इंडिया में जो नेशनलिस्ट की भावना आई थी 19th सेंचुरी में, उसमें जो फोकलोर्स और जो सिम्बल्स थे वो कैसे रोल प्ले करते थे? क्या रोल प्ले किया? तो फोकलोर एंड फोक टेल्स नेशनलिस्ट टॉर्चर विलेज टू कलेक्ट ऑल फोक सॉन्ग एंड रिलीजन बिलीविंग दैट ट्रेडिशनल कल्चर हैड बीन करप्टेड बाय द फॉरेन। सिंपल सा है, अब अगर आपके कोई भी आपके कल्चर को, आपके ट्रेडिशन को, आपके रिलीजन को कोई भी आके डैमेज करेगा, कोई भी आपको बोलेगा भाई बंद करो इसे, तो आपके अंदर की वो आग भड़क जाएगी, नहीं भड़क जाएगी? भाई तुम होते कौन हो मेरे ट्रेडिशन को, मेरे कल्चर को, मेरे रिलीजन को बोलने वाले? ठीक है, तुम इतना तो तुम्हारे हक नहीं हो गया, तुम हमारे ट्रेडिशन को, कल्चर को बदल दोगे। तो पहला तो ये हुआ। दूसरा क्या? सिंबल्स एंड आइकॉन। अब भाई बताओ सिंपल से, अगर आपने देखा कि द पेंटिंग ऑफ भारत माता मदर इंडिया, सिंपल सा है, आपने एक पेंटिंग लाया भारत माता, भाई रविंद्रनाथ टैगोर बिकम द पावरफुल सिंबल्स इवोकिंग द फीलिंग्स ऑफ डिवोशन ऑफ द मदरलैंड। अगर मुझे बताओ आप कहीं भी इंडियन का फ्लैग देखते हो, इंडिया का तिरंगा देखते हो, तो आपके अंदर ये फीलिंग आती है भाई कि ये हमारे इंडिया का है, आती है ना। उसी हिसाब से जो भारत माता की जब यहाँ पे पेंटिंग आई थी, किसके द्वारा आई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आई थी। तो उन्होंने बोला उसकी वजह से भी इंडिया में बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेशनलिस्ट फीलिंग आई थी। उसके बाद क्या? हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। हिस्टोरिकल नैरेटिव्स होता है हिस्टोरियन फिक्शंस अलॉन्ग विद द पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल और कंट्रीब्यूटर्स शेपिंग द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म। अब मुझे बताओ, आपको बताया भाई कि इतिहास में ये हुआ था, हम ऐसे रहते थे, हमारे पास भाई फ्रीडम रहा करता था, हमको ब्रिटिशर्स उतना मतलब ब्रिटिशर नहीं थे, हम फ्रीली कहीं भी मूव कर जा रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं। तो आपके अंदर ऐसा आएगा भाई हम तो पहले इतिहास में बहुत थे, या उन्होंने बताया कि इतिहास में इन लोगों ने मुझे कैसे, हम लोगों को कैसे परेशान किया, घर से बाहर भगा दिया था, हमारा धर्म परिवर्तन करा दिया, हर एक चीज़ करा दिया। तो इसकी वजह से भी लोग के अंदर भाई फीलिंग आ जाएगी भाई मुझे तो मारना है इसको, किसको? ब्रिटिशर को दौड़ा के मारना है। ठीक है, अब आता है यूनिटी एंड आइडेंटिटी। Revival of the folklore and the use of symbols helped the protesters sense of the collective belongings among the different communities, religious groups who united their shared history। सिंपल सा है कि यहाँ पे अगर मान लो कई लोग रहते हैं साथ ही, एक ही तरह का उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, तो उससे भी कनेक्ट हो जाते हैं। उनका ट्रेडिशन कल्चर एक जैसा होता है, उससे भी कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे
लाइक है। तो मुझे बताओ क्या क्या लाया गया। पहले आपने कहा फ्लोक्लोर एंड फ्लोक्ट्रेल्स हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनलिस्ट को लाने के लिए। दूसरा हमने देखा सिंबल्स एंड आइकॉन्स लेकर आए। फिर आपने देखा हिस्टोरिकल नैरेटिव्स लेकर आए। फिर आपने देखा यूनिटी एंड आइडेंटिटी लेकर आए। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको पढ़ के जाना जरूर, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके। तो आज जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए सारे इंपॉर्टेंट हैं। आज जितने भी क्वेश्चन कराए बेटा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं, मैं अलग से नहीं लेकर आया हूँ, मैं आपके बोर्ड एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर थे उसमें से निकाले कि ये उम्मीद है इस बार भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। कहीं पे डाउट आया हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो या इनकी PDF चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले कुछ बढ़िया से इंपॉर्टेंट सीरीज़ में, क्वेश्चन वाली सीरीज़ करेंगे। ठीक है, अगर लाइव आना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दो, हम कभी एक दिन लाइव भी आ जाएंगे, लाइव डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर अच्छी लगी वो वीडियो तो आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक करना है वीडियोज़ को। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।